चलिए बेटा, लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। जो हम सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं दैट इज माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। हम पढ़ने वाले हैं कि माइक्रोब्स का इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में क्या इंपॉर्टेंस है। देखो, हम चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर में बहुत सारे माइक्रोब्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं। अब माइक्रोब्स हमको किस किस चीज़ में हेल्प कर रहे हैं, हमने पहले ही बात कर ली है कि जैसे हम फूड प्रोसेसिंग में माइक्रोब्स की हेल्प लेते हैं, हम इंडस्ट्री के लेवल पर यानी लार्ज स्केल लेवल पर भी बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए माइक्रोब्स की हेल्प लेते हैं। हम सीवेज ट्रीटमेंट, जो गंदा पानी होता है, फैक्ट्री से जो पानी रिलीज होता है उसको पॉल्यूशन फ्री करना, उसको ट्रीट करके साफ पानी बना के वाटर बॉडीज़ में मिलाने में भी इसके माइक्रोब्स की हेल्प लेते हैं। हम एनर्जी जनरेशन भी कराते हैं माइक्रोब्स की हेल्प से, कि हम कैसे माइक्रोब्स की हेल्प से हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम कर रहे हैं माइक्रोब्स इज बायो कंट्रोल एजेंट्स, यानी कि हमको अगर किसी बायोलॉजिकल एंटिटी को कंट्रोल करना है, कोई कीड़ा है मान लो प्लांट को खा जाता है, उसको सड़ा रहा है, तो हम उसको कंट्रोल करें, उस एजेंट को, उस कीड़े को माइक्रोब्स की हेल्प से। अब एक एक करके करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। हम माइक्रोब्स का एज बायो फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं कि कैसे हम सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में माइक्रोब्स का यूज कर सकते हैं। केमिकल्स का तो आप यूज कर ही सकते हो, पर उससे बेटर हम माइक्रोब्स का यूज कर सकते हैं। कैसे हम एंटीबायोटिक्स जनरेट कर रहे हैं माइक्रोब्स की हेल्प से, ये सारे टॉपिक्स हमको कवर करने होते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी ह्यूमंस के फायदे के लिए हम किस तरह माइक्रोब्स का यूज करें, जिसमें हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। यानी इंडस्ट्री के लेवल पर कोई प्रोडक्ट आपको बनाना है, यानी आपको क्या करना है बेटा, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं यानी कि हम आ गए हैं कहाँ पर, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। आपको कोई प्रोडक्ट लार्ज स्केल पर चाहिए। क्यों चाहिए? लार्ज स्केल पर कोई प्रोडक्ट आएगा तब वो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट हो जाता है। कि अगर मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट मार्केट में बेचना है तो आप लैब के लेवल पर या स्मॉल लेवल पर उसको प्रोड्यूस ना करा के उसका मास प्रोडक्शन कराएंगे इंडस्ट्री के लेवल पर, फैक्ट्रीज में, बायोरिएक्टर्स में, फर्मेंटर्स में। इस तरह से क्या होगा, इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट हो जाएगा वो प्रोडक्ट। आप लार्ज स्केल पे उसको प्रोड्यूस करा के मार्केट में बेचेंगे तो इंडस्ट्री के लेवल पर हम इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट चीज़ों को बनाते हैं, प्रोड्यूस कराते हैं। और इसके लिए आपको इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए फर्मेंटर्स रिक्वायर्ड होते हैं। फर्मेंटर्स आर रिक्वायर्ड। अगर आपको थोड़ा थोड़ा बायोटेक्नोलॉजी जो मैंने आपको पढ़ाया था वो चैप्टर याद हो, आपने वो लेक्चर्स ऑलरेडी लगा लिए हो, तो हम बात करते हैं बेटा कि जो बायोकेमिस्ट्री हम पढ़ते हैं उसमें एप्लीकेशन पढ़ते हैं, उसमें हम बात करते हैं कि बड़े बड़े लार्ज वेसल्स होते हैं, ड्रम्स होते हैं फैक्ट्रीज में, जिनको हम बायोरिएक्टर्स बोलते हैं। एक्चुअली में वो फर्मेंटर्स होते हैं जिसमें आप फर्मेंटेशन करते हैं। तो अब क्या है, अब हम फर्मेंटेशन वर्ड सिर्फ वो नहीं बोलते जिसमें एब्सेंस या लैक ऑफ ऑक्सीजन में फर्मेंटेशन होती है, सिर्फ वो ना बोल के हम बड़े स्केल पे कोई प्रोडक्शन होता है, वो लार्ज वेसल्स जो बायोरिएक्टर्स होते हैं उनको फर्मेंटर्स बोलते हैं। तो इंडस्ट्री में अगर आपको इंडस्ट्री में इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट चीज़ों को मास प्रोडक्शन कराना होगा, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कराना होगा, तो आपको वो बड़े बड़े वेसल्स चाहिए होंगे, यानी फर्मेंटर्स चाहिए होंगे, लार्ज वेसल्स रिक्वायर्ड होंगे। इसमें कोई बहुत याद करने जैसी बात नहीं है, जनरल सी बात है कि ऑब्वियसली लार्ज स्केल प्रोडक्शन आप किस में करेंगे, लार्ज वेसल्स में करेंगे, फर्मेंटर्स में करेंगे। अब हम काम की बात पे आते हैं जो इस चैप्टर से हमको पूछी जाती है कि ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए जो फर्मेंटर्स हैं, वो फर्मेंटर्स लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए जो हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं माइक्रोब्स की हेल्प से, तो हम माइक्रोब की हेल्प से क्या क्या बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बना रहे हैं। उसमें से हमको इस चैप्टर में हमारे नीट एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या पढ़ना है कि हम इंडस्ट्री के लेवल पर, पहले मैं आपको टॉपिक को तोड़ के देती हूँ फिर एक एक करके करेंगे। हम इंडस्ट्री के लेवल पर फर्मेंटेड बेवरेजेस बना रहे हैं। फर्मेंटेड बेवरेजेस, ठीक है। जितनी भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक्स बेवरेजेस कहलाती हैं, उनको हम फर्मेंटर्स में फर्मेंट करते हैं। फ्रूट्स को सड़ा के बनाते हैं, इसलिए उसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। लैक ऑफ ऑक्सीजन में ये काम होता है। तो फर्मेंटेड बेवरेजेस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, माइक्रोब की हेल्प से बनता है। दूसरा आइए, एंटीबायोटिक्स, दवाइयाँ, एंटीबायोटिक्स।
एंटीबायोटिक खाते हैं हम, कोई भी अगर हमको बैक्टीरिया वगैरह का इन्फेक्शन हो जाए तो एंटीबायोटिक खाते हैं। तो एंटीबायोटिक्स क्या है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, क्योंकि हमको ये लार्ज स्केल पे चाहिए होती है। हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर्स के पास, मेडिसिन फील्ड में ये एंटीबायोटिक्स काम आते हैं। तो ये क्या है बेटा? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, माइक्रोब की हेल्प से भी इसको प्रोड्यूस करते हैं। फिर आते हैं बहुत सारे केमिकल्स को प्रोड्यूस करते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर। जैसे हम बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स को माइक्रोब्स की हेल्प से प्रोड्यूस करते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स को माइक्रोब्स की हेल्प से प्रोड्यूस करते हैं, और बहुत सारे बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये कैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं? जो बायोलॉजिकली एक्टिव है, हमारी बॉडी में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में? इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं कि हम इंडस्ट्री के लेवल पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं माइक्रोब्स की हेल्प से, जिसमें से हम पढ़ेंगे फर्मेंटेड बेवरेजेस, एंटीबायोटिक्स, ऑर्गेनिक एसिड, एंजाइम्स एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। और यहीं पर आपका छूट गया है अल्कोहल सिंस यहाँ पर भी कवर हो चुका है, अल्कोहलिक बेवरेजेस ही यहाँ पर होते हैं, पर केमिकल्स में भी आप इसको रख सकते हैं। एज पर एनसीईआरटी मैंने आपको ये पूरा का पूरा एक टॉपिक तोड़ के दिया है। आपको एनसीईआरटी में टॉपिक मिलेगा माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसको आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसी पार्ट में आप उसको तोड़ दोगे, सीधे नाम आएगा ऑर्गेनिक एसिड, एंजाइम एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो मैंने उसके अंदर भी जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसको कंप्लीटली तोड़ दिया है, ठीक है। अब आते हैं वापस से हम किस पार्ट पे? एक एक करके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पे आते हैं। देखो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में सबसे पहला आप पढ़ रहे हो बेटा फर्मेंटेड बेवरेजेस। फर्मेंटेड बेवरेजेस के अंदर जैसे वाइन, विस्की, बियर, ब्रांडी, रम, ये सब कुछ, ये सारे के सारे क्या हैं? अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं। अल्कोहलिक बेवरेजेस मतलब कोई भी ड्रिंक करने वाली चीज़ हो, अगर वो नॉन अल्कोहलिक भी हो सकती है, अल्कोहलिक भी हो सकती है। तो हम अल्कोहलिक बेवरेजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम तो पूछोगे कि मैम इसमें कहाँ यीस्ट की बात, इसमें कहाँ पर इस चीज़ में कहाँ पर माइक्रोब की बात आ गई? तो बेटा ये जो बेवरेजेस हैं ये यीस्ट की हेल्प से बनते हैं। किसकी हेल्प से बनते हैं? यीस्ट की हेल्प से। कौन सा यीस्ट? सैक्चारोमाइसेस सेरेविसी, इसकी हेल्प से बनते हैं। इसकी हेल्प से हम ब्रू करके अल्कोहल बनाते हैं, तो अल्कोहल के लिए एक वर्ड यूज करते हैं ब्रू, इसीलिए हम सैक्चारोमाइसेस को ब्रूअर्स यीस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रूअर्स यीस्ट। यीस्ट क्या आपने अभी लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा है, ब्रेड मेकिंग में भी हेल्प करता है, ये अल्कोहल बनाने में भी हेल्प करता है। तो क्योंकि अल्कोहल बनाने में हेल्प करता है इसलिए इसको ब्रूअर्स यीस्ट कहते हैं। ब्रेड बनाने में हेल्प करता है इसलिए ब्रूअर्स यीस्ट नहीं कहते। ब्रूअरी बनाने में अल्कोहलिक बेवरेजेस के लिए एक वर्ड यूज करते हैं ब्रेवरी, ठीक है। ब्रूअरी बनाने में हेल्प करता है इसलिए हम इसको ब्रेवर्स यीस्ट कहते हैं, सैक्चारोमाइसेस को। यहाँ से आप चाहो तो असर्शन रीजन बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो। सैक्चारोमाइसेस को ब्रूअर्स यीस्ट कहते हैं क्योंकि ये अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो माइक्रोब का नाम आ गया कि हम माइक्रोब की हेल्प से इंडस्ट्री के लेवल पर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट इज अल्कोहलिक बेवरेजेस बना रहे हैं, ठीक है। अब आप किस चीज़ का फर्मेंटेशन करते हैं? बेवरेज बनाने के लिए आप फर्मेंटेशन कर रहे हैं, फर्मेंटेड कर रहे हैं, तो फर्मेंटेशन किसका कहते हैं? माल्टेड सीरियल्स, ठीक है। आप सीरियल्स का यूज़ करते हैं और फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। माल्टेड सीरियल्स और फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल करते हैं। और फिर फर्मेंटेशन की प्रोसेसिंग होती है जिसमें कुछ में तो डिस्टिलेशन नहीं होती है बेटा और कुछ में डिस्टिलेशन होती है। तो बिना डिस्टिलेशन के बनते हैं वाइन और बियर, और डिस्टिलेशन फर्मेंटेशन के बाद, फर्मेंटेशन इज फॉलोड बाय डिस्टिलेशन, देन विस्की, ब्रांडी एंड रम आर फॉर्म। ये डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि किस में डिस्टिलेशन लगती है किस में नहीं लगती। तो माल्टेड सीरियल्स और फ्रूट जूसेस का फर्मेंटेशन करके वाइन और बियर मिलते हैं, और फर्मेंटेशन इज फॉलोड बाय डिस्टिलेशन, देन विस्की, ब्रांडी और रम मिलते हैं। इनके अलग अलग प्रोसेस होते हैं, कौन सा किस सीरियल से बनता है, कौन सा किस फ्रूट जूस से बनता है, किस में कितनी परसेंटेज होती है, ये एक अलग टॉपिक होता है जो चलो मैं आपको लास्ट में टेबल के फॉर्म में दे दूँगी, आप याद कर सकते हो, बट इतना इज सफिशिएंट एंड इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पढ़ा हमने, फर्मेंटेड बेवरेजेस। दूसरे प्रोडक्ट पे आते हैं, लेट्स कम ऑन टू सेकेंड प्रोडक्ट, दैट इज एंटीबायोटिक्स, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, एंटीबायोटिक्स।
एंटी मतलब क्या होता है बेटा? एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, अपोजिट, ठीक है। बायोटा, बायो वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? लाइफ, अगेंस्ट लाइफ। तो तुम बोलोगे अच्छा मैम एंटीबायोटिक खाएंगे तो वो अगेंस्ट लाइफ है, वो हमारी लाइफ के अगेंस्ट है? नहीं, अगेंस्ट लाइफ किसके? ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। देखो किसी न किसी लाइफ के तो ये अपोजिट होती है, किसी न किसी लाइफ के तो अगेंस्ट काम करता है एंटीबायोटिक। अब वो जो लाइफ है वो बैक्टीरिया भी करता है ना, तो बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। मेरे को मान लो उससे दिक्कत है तो मैं अपने लिए उसको क्या बोलूँगी? ऐसे तो पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मान लो मेरे लिए हार्मफुल है तो मेरे लिए हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया। तो मैं इस हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट, इस हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया है वो मेरे लिए हार्मफुल है, तो उस हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट वाली एंटीबायोटिक खाऊंगी। तो अगेंस्ट लाइफ हुआ ना एक ऐसी एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट है। तो बैक्टीरिया भी तो एक लाइफ है। अगेंस्ट लाइफ हम हमारे लिए नहीं बोलते, अगेंस्ट लाइफ हम उस ऑर्गेनिज्म के लिए बोलते हैं जिसके अगेंस्ट वो एंटीबायोटिक काम कर रहा है। अगर मान लो मुझे कोई बीमारी हो रही है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और उसके लिए मैं कोई एंटीबायोटिक खा रही हूँ, तो मेरे लिए अगेंस्ट लाइफ नहीं है एंटीबायोटिक, मेरे लिए तो प्रो लाइफ है, मेरे लिए तो प्रो लाइफ है, मेरे तो लाइफ के फेवर में है। अगर हम ह्यूमंस के लिए बात करें, फॉर ह्यूमंस, तो ह्यूमन तो अपने फायदे के लिए एंटीबायोटिक खाएगा, तो ह्यूमन के लिए तो प्रो लाइफ है। पर ह्यूमन को जिस ऑर्गेनिज्म से दिक्कत है उसके अगेंस्ट, उस लाइफ के अगेंस्ट एंटीबायोटिक काम करता है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक नाम इसलिए रखा है क्योंकि किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट होते हैं, तो हम उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए इनको खाते हैं या इंजेक्शन लेते हैं, हमारी बॉडी में पहुंचाते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है। एंटीबायोटिक होते क्या है? केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स। ये एंटीबायोटिक कहाँ से आए? हवा में ऐसे ही नहीं प्रेजेंट है, किसी माइक्रोब ने प्रोड्यूस किया है, किसी छोटे ऑर्गेनिज्म ने प्रोड्यूस किया, एंड कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब। देखो सिंपली समझो, इसको ऐसे समझाती हूँ। मान लो ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, दिस इज अ बैक्टीरिया, ठीक है, ये क्या है? बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया है तो आप इसको माइक्रोब तो बोलोगे ना बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये तो बोलोगे, ठीक है। ये बैक्टीरिया के पास क्वालिटी है कि इसने कुछ ऐसे केमिकल प्रोड्यूस किया, इसने एक केमिकल प्रोड्यूस किया। अब इस केमिकल को ही हम क्या कहते हैं? इस केमिकल को हम कहते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक ये क्या है? एंटीबायोटिक बेटा केमिकल है। ये एक ऐसा केमिकल है, आप इसको एंटीबायोटिक इसलिए कह रहे हो क्योंकि एक और बैक्टीरिया है, क्योंकि एक और बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया मुझे पसंद नहीं है, ये बैक्टीरिया मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने सोचा, चलो अभी बाद में बात करेंगे कि पसंद है या नहीं है, बस मैंने ये देखा कि ये जो बैक्टीरिया है ठीक है, इसने कोई केमिकल प्रोड्यूस करा और ये केमिकल जाके इस वाले माइक्रोब को या तो मार देगा और या फिर इसकी ग्रोथ को रिटार्ड कर देगा, या इसकी ग्रोथ को रिटार्ड कर देगा। किल्स और रिटार्ड्स ग्रोथ, मतलब ग्रोथ को कम कर देगा। किसकी ग्रोथ को कम कर देगा बेटा? इसकी। इस माइक्रोब, ये भी तो एक माइक्रोब है, ये माइक्रोब कुछ भी हो सकता है, यीस्ट हो सकता है, फंगस हो सकता है, कोई और बैक्टीरिया हो सकता है, तो ये भी कोई माइक्रोब है और ये भी कोई माइक्रोब है। एक माइक्रोब से ही कोई ऐसा प्रोडक्ट हमको मिलता है जिस प्रोडक्ट को निकाल के हम किसी और माइक्रोब के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। किल कर रहा है तो अगेंस्ट यूज कर रहे हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप क्या बोलोगे? इसको हार्मफुल, तभी तो आप मारना चाहोगे ना, तो इसको आप क्या बोल दोगे? हार्मफुल या डिजीज कॉजिंग। ऐसे मारेगा तो हमें क्या, हम क्यों खाएंगे मेडिसिन? तो हमको मान लीजिए हमारी बॉडी में ये वाला माइक्रोब आ गया और हमें बीमारी दे रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? मेरे लिए हार्मफुल माइक्रोब है, अब चलो इसको मारो। तो कैसे मारे? ये एंटीबायोटिक चाहिए। एंटीबायोटिक कहाँ पर है? मार्केट में है। मार्केट में अवेलेबल कहाँ से हुआ है? कहीं ना कहीं से प्रोड्यूस हुआ था, उसको एक्सट्रैक्ट करके रख लिया गया। तो अब क्या किया जा रहा है? उसको इंडस्ट्री के लेवल पर बनाया जा रहा है। इसको आप बहुत सारा ग्रो कर लो इंडस्ट्री में, तो ये साथ में प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसमें से प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट कर लो, जैसा हम करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन में भी पढ़ते हैं इसको,
ठीक है, तो ऐसा हमको करना होता है। तो एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स। कौन से माइक्रोब के साथ हम इसको अप्लाई करेंगे? जो डिजीज कॉज कर रहे हैं या हार्मफुल हैं, ठीक है। ऐसा सबसे पहला एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुआ था उसका नाम है पेनिसिलिन। क्या नाम है बेटा? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुआ है। अब फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर हुआ है तो किसी माइक्रोब से डिस्कवर हुआ होगा, तो किससे डिस्कवर हुआ है? फ्रॉम फंगस पेनिसिलियम। कोई माइक्रोब होना चाहिए, वो माइक्रोब क्या है? फंगस है। उस फंगस का नाम क्या है? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम नोटाटम। पेनिसिलियम नोटाटम एक फंगस है, एक माइक्रोब है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिससे एक केमिकल निकला जिसका नाम है पेनिसिलिन, जो एंटीबायोटिक का काम कर रहा है किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट बैक्टीरिया स्टेफिलोकोकाई। समझ में आ रही है बात? मतलब ये जो एग्जाम्पल लिखी है इसमें क्या हो गया कि ये क्या हो गया? ये हो गया बेटा, ये माइक्रोब क्या हो गया? फंगस, ठीक है। इस फंगस का नाम क्या है? फंगस का नाम है पेनिसिलियम नोटाटम। पेनिसिलियम नोटाटम। पेनिसिलियम नोटाटम ने कौन सा एंटीबायोटिक निकाला? पेनिसिलिन। कौन सा एंटीबायोटिक निकाला? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन ने जाके किसको मारा? माइक्रोब को। ये माइक्रोब क्या है? बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? स्टेफिलोकोकाई, ठीक है। तो ये फर्स्ट एंटीबायोटिक था पेनिसिलिन, विच वॉज isolated from a microbe which is a fungus which is Penicillium notatum, and this penicillin is antibiotic against life for a microbe which is a bacteria which is Staphylococcus, ठीक है। और ये सारी डिस्कवरी किसने करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। इस एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का यूज बेटा अमेरिकन सोल्जर्स को ठीक करने के लिए भी किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 में। वर्ल्ड वॉर 2 में जो अमेरिकन सोल्जर्स थे उनमें बहुत सारे लोगों में स्टेफिलोकोकाई का इन्फेक्शन हो गया था, जिसके लिए पेनिसिलिन को यूज़ करा गया था उनकी बॉडी में स्टेफिलोकोकाई को मारने के लिए, ठीक है। पेनिसिलिन का इंजेक्शन दिया गया था। अब पेनिसिलिन इतना ज़्यादा यूज़फुल है, ये और ज़्यादा इसका जो पोटेंशियल है वो बाद में बताया अर्नस्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरे ने। इन्होंने तो क्या करा था बेटा? इन्होंने तो डिस्कवर करा था। इसका फुल पोटेंशियल बाद में एक्सप्लेन करा था अर्नस्ट चेन और हॉवर्ड फ्लोरे ने, और इसीलिए इन तीनों को मिला के 1945 में नोबेल प्राइज मिला था। ऑल थ्री वर अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन 1945। दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड प्रोडक्ट। ये है बेटा हमारा जो सेकेंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हमको पढ़ना है, दैट इज एंटीबायोटिक। अब थर्ड आते हैं केमिकल्स। केमिकल्स में पहला लेते हैं ऑर्गेनिक एसिड, जैसे कि फॉर एग्जांपल साइट्रिक एसिड और ग्लूकोनिक एसिड, फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, ब्यूटाइरिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ये सब के सब क्या है? ऑर्गेनिक एसिड है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, एसिड्स होते हैं ये, ठीक है। किससे प्रोड्यूस कर रहे हैं हम? किससे प्रोड्यूस कर रहे हैं? माइक्रोब की हेल्प से। तो कौन सा माइक्रोब? साइट्रिक एसिड प्रोड्यूस होता है फंगस से, फंगस का नाम है एस्परजिलस नाइगर। एसिटिक एसिड प्रोड्यूस होता है बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया का नाम है एसिडोबैक्टर एसिटाई। ब्यूटाइरिक एसिड प्रोड्यूस होता है बैक्टीरिया से, इसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है बैक्टीरिया से, इसका नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस के बारे में आप वैसे भी जानते हैं, लैक्टोबैसिलस से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, कर्ड बनाने में भी ये यूज होता है, और इसीलिए आपने इसको हाउस होल्ड में भी पढ़ा है। हाउस होल्ड प्रोडक्ट, हम बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं ना जो घर में यूज करते हैं पर माइक्रोब हेल्प कर रहे हैं, तो दही बनाने में यानी हाउस होल्ड प्रोडक्ट में माइक्रोब लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का यूज होता है। लैक्टिक एसिड जो कि कर्ड में प्रोड्यूस होता है, और साथ ही साथ लैक्टिक एसिड एज ऑर्गेनिक एसिड भी मार्केट में बिकता है। तो लैक्टिक एसिड विच इज एन ऑर्गेनिक एसिड विच इज एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ऑल्सो is produced by a microbe. That microbe is a bacteria and the name of the bacteria is lactobacillus. आ रही है बात समझ में आपको? आपको मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं यहाँ से, मैच द कॉलम आ सकता है यहाँ से। तो ये सब ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ये माइक्रोब्स की हेल्प से इंडस्ट्रियल लेवल पर प्रोडक्शन हो रहा है इनका। अब वो माइक्रोब क्या है वो भी याद रखो, और उनका नाम क्या है वो भी याद रखो। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो यहाँ पर हुआ। अच्छा, आप ऐसा मत सोचना अच्छा ब्यूटारिक एसिड को क्यों याद करना है, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम लिख के आएगा हम पहचान जाएंगे। भाई सिर्फ जीनस का नाम भी लिख के आ सकता है ना, सिर्फ जीनस तो हम लिख सकते हैं।
आइदर हम जीनस और स्पीशी लिख सकते हैं या सिर्फ जीनस लिख सकते हैं। तो पेपर बनाने वाला टीचर को पता है कि आप ब्यूटाइलिकम से ब्यूटारिक एसिड मिक्स कर दोगे, मैच कर दोगे, तो वो सिर्फ क्लोस्ट्रीडियम लिख के देंगे, ब्यूटाइलिकम लिख के नहीं देंगे। जैसे कि साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, लैक्टिक एसिड लिखा हुआ, आपको मैच द कॉलम करना है, तो आपको लिख के आएगा एस्परजिलस, एसिटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम और लैक्टोबैसिलस। तो आप एसिटोबैक्टर और एस्परजिलस में भी कंफ्यूज कर सकते हो, दोनों ए से स्टार्ट होते हैं, इसलिए आपको याद से ठीक रखना है। इस चैप्टर में इन सब टॉपिक में लर्निंग जाएगी बेटा आपकी, कि आपको सही पता होना चाहिए और ठीक से मस्त याद होना चाहिए, कि एटलीस्ट आपको इतने अच्छे से याद है कि आप उसमें कंफ्यूज होकर गलती नहीं करके आ रहे हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इनसे, जब पता है ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं तो आपको अच्छे से याद करना ही करना पड़ेगा। वैसे ही सिमिलरली अल्कोहल, सिमिलरली अगर हम अल्कोहल भी तो केमिकल है, इसकी बात करें तो सैक्चारोमाइसिस सेरेविसी, ये लो अब यहाँ पे अभी किया तो है सैक्चारोमाइसिस सेरेविसी, ये क्या है, यीस्ट है, क्या प्रोड्यूस करता है, इथेनॉल, अल्कोहल प्रोड्यूस करता है, उसी के डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन से क्या बन जाता है, वाइन, विस्की, बियर, ब्रांडी, रम, ये सब बन जाते हैं। तो आप अल्कोहल में भी याद कर सकते हैं, फर्मेंटेड बेवरेजेस में आप पढ़ ही रहे हैं। वैसे ही सैक्चारोमाइसिस का नाम आप ब्रेड मेकिंग में पढ़ते हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट में। लैक्टिक एसिड से आप जो कर्ड बनाते हैं लैक्टोबैसिलस माइक्रोब का यूज करके, तो आप हाउस होल्ड में भी पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक एसिड में भी पढ़ते हैं, ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एंजाइम्स में, कि कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, कुछ एंजाइम्स जो है माइक्रोब्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे माइक्रोब्स एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि लाइपेज एंजाइम माइक्रोब प्रोड्यूस करते हैं, पेक्टिनेज एंजाइम माइक्रोब प्रोड्यूस करते हैं, प्रोटीएज एंजाइम माइक्रोब प्रोड्यूस करते हैं। अब कौन सा माइक्रोब प्रोड्यूस करता है ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है एंजाइम्स में, पर ये एंजाइम क्यों प्रोड्यूस हो रहे हैं इंडस्ट्री के लेवल पर, लार्ज स्केल पर हम लाइपेज क्यों बना रहे हैं, क्योंकि लाइपेज डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में यूज होता है। लाइपेज ऑयल स्टेन को रिमूव करने में हेल्प करता है, इसीलिए डिटर्जेंट्स में पाया जाता है, इसीलिए हम लाइपेज को इंडस्ट्री के लेवल पर प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कहलाएगा। और पेक्टिनेज और प्रोटीएज जो होते हैं बेटा, वो बॉटल्ड फ्रूट जूसेस को क्लैरिफाई करते हैं। मतलब जैसे जूस निकलता है तो उसमें बहुत सारे फाइबर्स और बहुत सारा थिक पार्ट भी होता है, तो जब उनको बॉटल्स में पैक करके बेचा जाता है, तो जब भी हम किसी फ्रूट जूस की बॉटल खरीदते हैं तो वो तो बिल्कुल क्लियर जूस दिखता है, उसमें उतनी ज़्यादा टर्बिडिटी नहीं दिखती, तो उसको क्लियर करने के लिए पेक्टिनेज और प्रोटीएज एंजाइम का यूज़ किया जाता है, ये टर्बिडिटी को क्लियर कर देते हैं। और इसीलिए पेक्टिनेज और प्रोटीएज एंजाइम का जहाँ पर भी बॉटल्ड जूसेस बन रहे हैं उन फैक्ट्रीज में यूज़ होता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंडस्ट्री पे प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट 5 स्टार क्वेश्चन है ये बेटा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में। ये बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं, जो बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। इसमें फिक्स है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा या मैच द कॉलम आएगा। जैसे कि एक बायो एक्टिव मॉलिक्यूल का नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज। ठीक है, सही है। स्ट्रेप्टोकाइनेज एक क्लॉट बस्टर का काम करता है, यानी कि ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व कर देता है, इट डिसॉल्व्स ब्लड क्लॉट। तो इसका यूज कब पड़ सकता है, हार्ट अटैक हो जाए किसी को, आप डॉक्टर बन गए, कोई पेशेंट आपके पास हार्ट अटैक का आया, हार्ट अटैक के लिए आप और क्या बोल सकते हैं, मायोकार्डियल इन्फाक्शन। सब याद आ रहा है आपको, जूलॉजी में आपने सब पढ़ा हुआ है। मायोकार्डियल इन्फाक्शन आपने सर्कुलेशन चैप्टर में पढ़ा है। ये डायरेक्ट नीट का क्वेश्चन भी है। मायोकार्डियल इन्फाक्शन के केस में आप फटाफट से पेशेंट को किस चीज़ का इंजेक्शन देंगे, तो मायोकार्डियल इन्फाक्शन इज द अदर नेम ऑफ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि ब्लड में कहीं मेजर क्लॉट बन गया होगा जिसकी वजह से ब्लड पास नहीं हो रहा और हार्ट अटैक हो जाए, हार्ट पर अटैक हो जाए। तो ऐसा होने के केस में डॉक्टर क्या करते हैं, फटाफट से उस पेशेंट को स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन देते हैं, ताकि अगर उसकी बॉडी में कहीं ब्लड क्लॉट बन गया है तो वो डिसॉल्व हो जाए, इसीलिए हम उसको क्लॉट बस्टर कहते हैं। ये स्ट्रेप्टोकाइनेज जो इतने ज़्यादा काम का एक बायो एक्टिव मॉलिक्यूल है, देखो बायोलॉजिकली एक्टिव हुआ ना, बॉडी में एक्टिव मॉलिक्यूल का काम कर रहा है। इतना इंपॉर्टेंट बायो एक्टिव मॉलिक्यूल स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो कि क्लॉट बस्टर का काम कर रहा है, वो प्रोड्यूस होता है एक बैक्टीरिया से, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस।
स्ट्रेप्टोकोकस क्या है? बैक्टीरिया है, तो आया ना माइक्रोब। माइक्रोब की हेल्प से, बैक्टीरिया की हेल्प से, स्ट्रेप्टोकोकस की हेल्प से हमको स्ट्रेप्टोकाइनेज मिल रहा है, ठीक है। सिमिलरली एक और की बात करते हैं नेक्स्ट, साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है जो कि इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का काम करता है, यानी इम्यूनिटी को सप्रेस करता है। याद आया, हमने कहाँ पढ़ा? इम्यूनिटी में पढ़ा है, बार बार कई चैप्टर्स में हमने इसका नाम लिया है। ये एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है, यानी कि जब ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है तो ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। याद आ रहा है आपको? अगर आपने किसी ने मान लीजिए किसी ने मुझे किडनी डोनेट की तो मेरी बॉडी रिजेक्ट करेगी, तो किडनी ट्रांसप्लांट के समय मेरा इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट ना करे, एक्सेप्ट कर ले, इसलिए साइक्लोस्पोरिन ए खाना पड़ेगा ताकि मेरी इम्यूनिटी को बोला जाए तुम शांत रहो, इसको रिजेक्ट मत करो। समझ में आ रही है बात? याद आ रहा है आपको? तो ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट को हम और क्या कहते हैं? सब रिवाइज करते जाइएगा। ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट, ऑर्गन जो कि ट्रांसप्लांट होता है उसको ग्राफ्ट कहते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट यानी कि ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट के केस में ग्राफ्ट रिजेक्शन ना हो इसलिए हमको इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स लेने पड़ते हैं, जैसे कि साइक्लोस्पोरिन ए। नीट का डायरेक्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल चैप्टर्स में इसका नाम हम सीख लेते हैं। और ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट के केस में याद करिए बेटा, लाइफ टाइम के लिए लेना पड़ता है। लाइफ टाइम के लिए वो पेशेंट जिसने कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया है उसकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक ही रहती है, क्योंकि उसको लाइफ टाइम इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स खाने पड़ते हैं ताकि उसकी इम्यूनिटी कभी भी हाइपर एक्टिव होकर उस ग्राफ्ट को, उस ऑर्गन को रिजेक्ट ना कर दे बॉडी से। इसीलिए उसको एक्सेप्ट करके रखने के लिए उसको इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट खाने पड़ते हैं और इसीलिए उसकी इम्यूनिटी लाइफ टाइम थोड़ी सी वीक रहती है, ठीक है। तो ये तो होगी साइक्लोस्पोरिन ए की बात। ये साइक्लोस्पोरिन ए इतने काम का बायोएक्टिव मॉलिक्यूल आपको किससे मिलता है? उस माइक्रोब का नाम क्या है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम माइक्रोब से आपको साइक्लोस्पोरिन ए मिलता है, ठीक है। और लास्ट आते हैं हम स्टैटिन। लास्ट आते हैं बायोएक्टिव मॉलिक्यूल स्टैटिन। स्टैटिन एक ऐसा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। मतलब किसी का अगर ब्लड कोलेस्ट्रॉल, आप बार बार सुनते रहते होंगे ऐसे इन जनरल भी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो उसको कम करना पड़ेगा। ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए स्टैटिन हेल्प करता है, ठीक है। कैसे हेल्प करता है ये? कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला जो एंजाइम है उसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कर देता है। मेरी ब्लड में कोलेस्ट्रॉल है, मेरी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल बन रहा है तो एक प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस में जो एंजाइम होगा उसको कॉम्पिटिटिवली जाके इनहिबिट कर देता है। वो एंजाइम काम नहीं करेगा तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। और ये इतना इंपॉर्टेंट बायोएक्टिव मॉलिक्यूल स्टैटिन हम कौन सा माइक्रोब बनाता है? मोनास्कस परप्यूरियस। मोनास्कस परप्यूरियस माइक्रोब फॉर्म्स स्टैटिन एट इंडस्ट्रियल लेवल, ठीक है। तो ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं जो कि माइक्रोब से बनते हैं। फर्मेंटेड बेवरेजेस, एंटीबायोटिक, देन बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स। ये डायरेक्ट मैच द कॉलम क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, डायरेक्ट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये और ये बायोएक्टिव मॉलिक्यूल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चैप्टर्स में आ जाता है। थोड़ा ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी हम इसका नाम सुन लेते हैं। तो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल स्ट्रेप्टोकाइनेस, साइक्लोस्पोरिन और स्टैटिन के बारे में याद रखेंगे। बस इस स्लाइड पर जितना लिखा हुआ है आपने इस वाले टॉपिक जो एनसीईआरटी माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, बस इतना ही याद करना है और उसको छोड़ देना है। इतना अच्छे से आपको लर्न होना चाहिए, एवरीथिंग विल बी हियर इन द क्लास। आप अगर इतना अच्छे से याद करेंगे आपकी एनसीईआरटी की सारी बातें कवर हो जाएंगी और नीट में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, अलग स्लाइड पे बढ़ेंगे बेटा।